जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल पावर ऑफ लॉ में। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है लीगल मैक्सिम्स का, जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार आती हैं। और अगर आप एलएलबी 3 ईयर या एलएलबी 5 ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपको मैक्सिम लिखनी ही लिखनी पड़ेगी आपके लीगल लैंग्वेज के पेपर में, या आईपीसी का या जो है कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी पेपर आता है तो उसमें मैक्सिम अगर आप लिखते हैं तो आप एक अच्छा मार्क्स भी गेट कर सकते हैं। तो इससे पहले मैंने एक मैक्सिम के ऊपर वीडियो बना रखी है, अगर उसको आपने अभी तक नहीं देखा है तो नीचे जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ वहाँ पर जाकर आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। तो देर ना करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो हम लोगों की जो फर्स्ट मैक्सिम है वो है नेमो डैट क्वाइट नॉन हैबिट। इसका जो लेमैन लैंग्वेज में मतलब निकलता है वो ये है कि नो वन कैन गिव व्हाट दे डोंट हैव। जब मेरे पास है ही नहीं कुछ, मेरे पास ओनरशिप ही नहीं है, मेरे पास टाइटल ही नहीं किसी चीज का, तो मैं उसको किसी को कैसे सेल कर सकता हूँ, किसी को कैसे दे सकता हूँ। इसको एक और वर्ड से हम लोग समझ लेते हैं कि सेल बाय नॉन ओनर। मतलब कि कोई सामान जो सेल हुआ है वो उसके ओनर ने नहीं सेल किया, किसी और ने सेल किया। और जब प्रॉपर्टी मेरी है या प्रॉपर्टी आपकी है और उसको अगर कोई और सेल करेगा तो उसकी जो ऑनरशिप है, जो ट्रांसफर होगी, वो लीगल ही नहीं होगी, वो लीगल ही नहीं मानी जाएगी। इसको एक और वर्ड से हम लोग समझते हैं कि नो वन कैन गिव अ बेटर टाइटल देन ही हैज हिमसेल्फ। यहाँ पर जो टाइटल वर्ड यूज किया जा रहा है इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, इसका मतलब है ओनरशिप। कौन उसका ओनर है, यहाँ पर टाइटल का जो वर्ड निकल रहा है वो एग्जैक्ट निकल रहा है ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर की। सपोज करिए कि आपके पास एक कार है और वो कार आपसे कोई ले जाता है कि भैया थोड़े देर के लिए हमको दे दो, हमें जाना है काम से, कोई इमरजेंसी पड़ गई है, और उसको हम ले जाते हैं। क्या होता है कि फिर वो ले जाकर उसको सेल करना चाहे किसी को, तो क्या सेल कर पाएगा? या क्या वो जो ओनरशिप है जो ट्रांसफर करना चाहेगा क्या वो वैलिड होगी? बिल्कुल भी नहीं। एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी को मैंने किसी को दे रखा है रेंट पे कि भाई आप रेंट पे रहो, मेरे पास 10 रूम है, आप 5 रूम ले लो, रेंट पे रहो, और मैं रहता हूं कहीं बाहर। बाद में क्या वो जो रेंट पे रह रहा है पर्सन, जो बंदा रेंट पे रह रहा है, क्या वो ट्रांसफर कर पाएगा किसी को प्रॉपर्टी? बेहतर टाइटल उसको दे पाएगा? भाई अगर वो ट्रांसफर नहीं करेगा, सीधी बात है, वो ट्रांसफर करेगा तो वो वैलिड ही नहीं होगा। जो ऑनरशिप है वो ओरिजिनल आप ही के पास है, तो आपसे बेहतर ऑनरशिप किसी को कोई कैसे दे पाएगा? यही इस मैक्सिम का मतलब निकलता है। इसको नेमो डैट रूल भी कहते हैं, नेमो डैट क्वाड रूल भी इसको पुकारते हैं। कोई भी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है या कोई भी चीज ट्रांसफर होती है तो उसके अंदर सबसे पहली चीज जो आ जाती है वो आ जाती है ऑफर और एक्सेप्टेंस की और फ्री कंसेंट की। तो यहाँ पर जो ऑनरशिप आप ट्रांसफर करेंगे या ऑनरशिप जो ट्रांसफर करेगा तो क्या उसमें जो मेन ओनर है, जो मेन मालिक है, उसकी कंसेंट ही नहीं है, तो ऑनरशिप कैसे ट्रांसफर होगी, कैसे वो वैलिड होगी? और ये जो मैक्सिम है इसको सेल्स एंड गुड्स एक्ट 1930 के सेक्शन 27 से 30 तक इसके बारे में बताया गया है। लेकिन जो इसके एक्सेप्शन है वो ये है कि जैसे आप कोई मर्केंटाइल एजेंट रखते हैं, कोई एजेंट आप रख लेते हैं कि भाई मेरी चीज़ ये बिकवा दो, और आपने उसको उसका पोजीशन, अपनी प्रॉपर्टी का उसको पोजीशन दे रखा है, अपनी प्रॉपर्टी के आपने पेपर उसको दे रखे, कमीशन बेस उसको आपने सेट किया कि बिकवा दो और ये होगा। वहाँ पर आपकी कंसेंट है, अगर वो सेल करता है तो वहाँ पर ये माना जाएगा कि आपने एक बेहतर टाइटल उसको दिया, अपने बिहाफ पे आपने उसको दे रखा है। दूसरा यहाँ पर है कि कोई को ओनर है। मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, उसमें 2 या 3 मालिक हैं, ठीक है, तो आपकी गैर मौजूदगी में भी अगर वो करता है, उसका वो भी मालिक है और आपकी कंसेंट वो लेता है कि भाई ये प्रॉपर्टी हम सेल कर रहे हैं, ये आपकी है, और किसी थर्ड पर्सन को हम सेल करे दे रहे हैं, तो वहां पर भी ये मान लिया जाएगा कि ये बेहतर टाइटल उसने आपने उसको प्रोवाइड किया, क्योंकि वो आपकी कंसेंट थी, आपके बिहाफ पर वो दे रहा है। अब जो हम लोगों की सेकेंड मैक्सिम है वो है एक्टस नॉन फेसिट्रियम निसीमेंसिट्रिया। मतलब कि कोई भी कार्य तब तक आपराधिक कार्य नहीं माना जाएगा जब तक वो आपराधिक मन से न किया गया, मतलब गिल्टी इंटेंशन ना हो, उसका गिल्टी माइंड ना हो, तब तक वो गिल्टी एक्ट नहीं माना जाएगा।
इसका एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ बाइक पर, और उसी दौरान जो है क्या नाम है, आप साइड सीन ले रहे थे, इत्तेफाक की बात हुआ कि आपके फ्रेंड का बाइक पे बैठा हुआ था, स्लिप कर गया, गिर गया और वो इंजर्ड हो गया। तो वहां पर आपका कोई भी इंटेंशन नहीं था कि वो उसको आप इंजर्ड कर दीजिए जानबूझ करके। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी आईपीसी के ऊपर, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग देखिएगा, उसमें मैंने इसको पूरी तरीके से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले ये होता है कि जैसे कोई कार्य कोई करता है तो उसके अंदर उसका इंटेंशन होना जरूरी है, तभी वो एक्ट, जब तक मतलब गिल्टी माइंड उसका नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं माना जाएगा कि उसने आपराधिक कोई कार्य किया, कोई गिल्टी एक्ट किया है। देखिए जो क्राइम होता है, ऑफेंस, इसके बारे में सेक्शन 14 में बताया गया है आईपीसी के। ऑफेंस कब होता है, क्राइम कब माना जाता है, जब इसमें दो इसके एलिमेंट मौजूद होते हैं, एक मेंसरिया एक एक्टसरिया। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज मिसिंग होगी, या तो ये मिसिंग हो जाए या ये मिसिंग हो जाएगी, तो वो क्राइम की कैटेगरी में नहीं आएगा। कैसे, इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ए है, ए बीमार है, उसको कोई बीमारी है, और डॉक्टर ने इसको बोला है कि आपको जो मेडिसिन खानी है वो दवा से, वो सॉरी, आपको जो मेडिसिन खानी है वो मिल्क से खानी है। तो ये अपने नौकर, जो इसका सर्वेंट है, बी को बोलता है कि मेरे लिए एक गिलास दूध ले आओ, उसमें थोड़ी सी शक्कर भी डाल देना। बी क्या करता है कि जो मिल्क लाकर ए को देता है, वो शक्कर की जगह उसके अंदर, चीनी की जगह वो गलती से नमक डाल देता है, और ए की डेथ हो जाती है, इसका बीपी हाई हो जाता है, इसकी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर बी ने कोई भी क्राइम नहीं किया, कोई भी क्राइम की कैटेगरी में यही ऑफेंस किया नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसका मेंसरिया नहीं था, यहाँ पर इसको नॉलेज नहीं थी। ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में चला जाएगा कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट थी ये। मैक्सिम से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा केस मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, वो है आर वर्सेस प्रिंस का। इसमें जो प्रिंस रहता है वो एक लड़की को लेकर भाग जाता है जिसकी उम्र 16 साल रहती है। तो उसके फादर की तो कंसेंट रहती नहीं हो, ये गलत है भी, किसी लड़की को आप लेकर भाग जाते हैं। तो फिर उसके ऊपर एक वाद दायर होता है, और ये बताया जाता है वाद में जब उसका ट्रायल चलता है, वो पकड़ा जाता है, ट्रायल शुरू होता है, तो वाद में ये आता है कि ये जो लड़की थी, इसने उसको बोनाफाइड मतलब गुड फेथ दिलाया था कि मैं 18 साल के 21 साल के ऊपर हूँ, मैं 18 साल के ऊपर हूँ, और दिखने में भी वो, दिखने में मतलब जैसे बहुत लोग होता है कि कुछ खाते पीते हैं तो जल्दी उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, दिखने में भी वो 18 साल से ऊपर लग रही थी उसको, उसने ये बताया। लेकिन ये देखिए, रॉन्ग दो तरह के होते हैं, एक होता है लीगल रॉन्ग, एक होता है मोरल रॉन्ग। तो जब ये मुकदमा चलता है तो उसमें जज की एक बेंच कहती है कि यहाँ पर उसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, उसको ये नॉलेज नहीं थी कि वो 18 साल की नहीं है, उसको लेकर गई और कोर्ट उसको बरी कर देती है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, एक दूसरे जज जो होते हैं, जब मुकदमा आगे जाता है तो एक दूसरे जो जज होते हैं वो कहते हैं नहीं, किसी लड़की को लेकर भागना ये लीगल रॉन्ग तो है ही है, और ये मोरल रॉन्ग भी है। और यहाँ पर जो प्रिंस है उसको इतनी तो कम से कम नॉलेज थी कि किसी लड़की को लेकर भागना कानूनन अपराध है बिना उसके मदर और फादर के कंसेंट के, तो वो उसको दोषी पाते हैं और उसको सजा दे देते हैं। अब इस मैक्सिम का एग्जैक्ट मीनिंग मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे कि कोई भी एक्ट तब तक मतलब कोई भी एक्ट तब तक गिल्टी एक्ट नहीं माना जाएगा जब तक वो गिल्टी माइंड से न किया गया हो। अब जो हम लोगों की थर्ड मैक्सिम है वो एक डॉक्ट्रिन भी है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। यहाँ पर इस फ्रस्ट्रेशन को आप ये मत समझिएगा कि जो कोविड में हम लोगों को घर में बैठने से फ्रस्ट्रेशन हो गई थी, वो ये नहीं है। इसको हिंदी में बोलते हैं नैराश्य का सिद्धांत। इसको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 56 में पूरी तरीके से ब्रीफ किया गया है कि ये क्या होता है। देखिए, जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें दोनों जो पार्टी होती हैं वो बॉन्ड हो जाती हैं कि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है जिस टाइम तक के वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई चौक वाले का, स्टेशनरी शॉप का किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं आपको इस रेट पर इतने दिन तक के कोई भी चीज़, कोई भी स्टेशनरी का सामान दूंगा।
और कभी कभी ऐसी कुछ सरकमटेंसेस आ जाती हैं, कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है, कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है कि जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो उसका सब्जेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। तो वहां पर जो डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है, जो सिद्धांत अप्लाई होता है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टेशन। और ये ऐसी चीज है, ये ऐसा सिद्धांत है जो ऐसा नहीं कि जब मर्जी आए जब लगा लो, ये बहुत रेयर केस में ये होता है, बहुत ही रेयर केस में इसको लगाया जाता है, इसको बताया जाता है। तो यहाँ पर दोनों पार्टीज जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन इसके कुछ अपवाद है, जब ये अप्लाई होता है तो वहां पर कुछ कंडीशन भी रखी गई हैं। तो सबसे पहले ये है कि वो ऐसी कौन सी सरकमटेंसेस हैं, वो ऐसे कौन सी ऐसी घटना हो जाती है कि जिनसे वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता। तो जो सबसे पहला है वो होता है लीगली अगर कोई चीज अनलॉफुल हो जाए। कैसे? एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी फार्मा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया, आपको एक शॉपकीपर है, कोई बड़ी फार्मा कंपनी से आपने काम किया कि आप थोक में काम करते हैं कि मुझे ये मेडिसिन चाहिए, ठीक है, वो रेडी हो गया देने के लिए, आप दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, कुछ एडवांस आपने दिया, कॉन्ट्रैक्ट की जो भी एसेंशियल एलिमेंट्स है, आवश्यकता, तो वो सारी चीज़ें पूरी होती तभी कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपने उसको बोला कि मुझे इतनी इतनी मेडिसिन चाहिए, ये दवा हमको चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसमें से जो मेडिसिन आपने ऑर्डर की थी वो मेडिसिन गवर्नमेंट ने बैन कर दी। अभी रिसेंट में भी बहुत सी ऐसी मेडिसिन है जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया, कुछ वजह से उसको बैन कर दिया था। अब जब वो मेडिसिन बैन हो गई, वो आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट पहले से था, तो वो मेडिसिन अगर वो सेल करता है तो वहां पर ये जो इसका जो बेस था वो अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा नहीं हो सकता, तो ये तो एक लीगल वजह हो गई। जो दूसरी इसकी कंडीशन है वो है फिजिकल। फिजिकल इसलिए बोलते हैं, इसको भी एक एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि आपने किसी स्कूल से कॉन्ट्रैक्ट किया था स्टेशनरी का कि मैं चौक दूंगा, डस्टर दूंगा, सारी चीज़ें दूंगा, और नया स्कूल ओपन हो रहा था, तो आपने ये भी कहा कि मैं जो कुर्सी और मेज सारी चीज़ें होती हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। अब क्या हुआ कि जिस दिन आपको सामान देना था उसके एक दिन पहले ही आपकी शॉप जो है जल जाती है, उसमें किसी वजह से आग लग जाती है, कोई ऐसी सरकमटेंसेस होती है। यही इसी चीज़ को मैं बताना चाह रहा था, कोई भी ऐसी अनहोनी घटना, मान लीजिए शॉप जल गई, या जहाँ पर आपका सामान रखा था वहाँ पर बिजली गिर गई, या कुछ ऐसा हो गया कि वो सरकमटेंसेस पूरी नहीं हो पाती हैं, तो वहाँ पर भी ये रूल अप्लाई कर दिया जाता है और दोनों ही पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो जाते हैं, अलग कर दिया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई मतलब फिर नहीं रह जाता है। अब इसका जो थर्ड पॉइंट है वो बहुत ही समझने वाला है, वो कोर्ट डिसाइड करती है कि ये रूल अप्लाई होगा, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो कोर्ट क्या डिसाइड करती है? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट को करना नामुमकिन है, नामुमकिन जहां पर वर्ड जुड़ जाएगा कि इम्पॉसिबिलिटी जुड़ गई, इम्पॉसिबल है उस चीज को करना, तो वहां पर तो अप्लाई हो गया। लेकिन कोर्ट यहां पर ये डिसाइड करती है कि इम्पॉसिबल है या फिर बहुत मुश्किल से वो चीज हो सकती है। मतलब कि दो वर्ड है ना, एक होता है नामुमकिन, मतलब अब होने ही वाला नहीं है, दूसरा ये है कि मुश्किल से हो सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुश्किल से पूरी हो सकता है। तो वहां पर कोर्ट का अपना डिसीजन होता है, कोर्ट देखती है कि इसको में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब ये जो डॉक्ट्रिन है ये आपके समझ में आ गई होगी। कोई भी ऐसी सरकमटेंसेस, कोई भी ऐसी घटना हो जाए या कोई भी गवर्नमेंट बैन लगा दे किसी चीज के ऊपर कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो पाए, तो वहां पर ये रूल अप्लाई कर दिया जाता है, ये डॉक्ट्रिन अप्लाई होती है। लेकिन लास्ट जो पॉइंट है वो कोर्ट के पास होता है। उम्मीद है कि आप लोग पूरी तरीके से इसको समझ में गए होंगे। अब जो हम लोगों की फोर्थ मैक्सिम है वो है रिस्पोंडेंट सुपीरियर। इसको हम लोग लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि इसका मतलब होता है विकैरियस लाइबिलिटी, मतलब कि प्रतिनिधिक दायित्व। अभी भी अगर आप लोग नहीं समझ पाए तो इसका मतलब ये होता है कि मालिक को जिम्मेदार होने दो। देखिए, विकैरियस लाइबिलिटी तो आप लोगों को पता होगी। एक लाइबिलिटी होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। ठीक है, दो तरह की लाइबिलिटी होती है।
डायरेक्ट लायबिलिटी ये है कि आप किसी का मर्डर कर देते हैं तो डायरेक्ट आप जिम्मेदार होते हैं। और जो इनडायरेक्ट लायबिलिटी होती है उसमें ये होता है कि आपका कोई एजेंट या आपका कोई नौकर अगर कोई मर्डर करता है तो वहां पर वो जिम्मेदार होता है। इसको एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए आप कोई गाड़ी में जा रहे हैं और आपका ड्राइवर आपकी गाड़ी चला रहा है और गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, उसी टाइम वो क्या करता है कि 2-3 लोगों को रौंद देता है, तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो उस ड्राइवर की नहीं बनेगी, वो बनेगी उस मालिक की। लेकिन अगर ये होता है कि वो ड्राइवर ड्यूटी खत्म हो चुकी है, उसके बाद वो घर जा रहा है अपना काम फिनिश करके, वो गाड़ी लेकर के, भले वो गाड़ी जो है उसके मालिक की थी, ओनर की थी, वो लेकर जा रहा है और उससे वो कोई आदमी को कुचल देता है या किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, तो वहां पर जो लाइबिलिटी बनेगी उस ड्राइवर की बनेगी। क्या पता वो नशा भी किए हो, तो वहां पर उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। लेकिन ड्यूटी पीरियड में, बात समझिएगा आप लोग, ड्यूटी पीरियड में अगर वो कोई काम ऐसा अनलॉफुल कोई भी एक्ट करता है तो वहां पर उसकी जो लाइबिलिटी होगी वो उसके मालिक की होगी। इसके पीछे 2 वजह हैं। एक तो ये है कि जो मालिक और सेवक का डायरेक्ट संपर्क होता है, एक दूसरे से डायरेक्ट सैलरी देता है, सैलरी लेता है। मालिक जो है उसका वो फाइनेंशियली मजबूत है, ठीक है। जब मैं केस बताऊंगा इससे रिलेटेड तो पूरी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मान लीजिए कि आप कहीं सफर कर रहे हैं और आपने कोई गाड़ी रेंट पर ले रखी है, उससे आप लोग जा रहे हैं, तो वहां पर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो वहां पर जो ड्राइवर होगा वो जिम्मेदार होगा, आप उसके बगल में बैठे आप नहीं होंगे। लेकिन अगर पीछे मालिक बैठा हुआ है तब वो ड्राइवर चला रहा है, उसका ओनर बैठा हुआ है और ड्यूटी पीरियड में वो कोई काम कर रहा है, तो वहां पर अगर वो एक्सीडेंट कर देता है तो वहां पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी वो डायरेक्ट मालिक की बनेगी। यही इस मैक्सिम का मतलब निकलता है। अब इससे रिलेटेड एक केस है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल भी आपके एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। ये केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस श्यामा देवी का। इसमें क्या होता है कि जो श्यामा देवी है उनके जो हस्बैंड होता है, उनका जो मित्र होता है, मतलब उनके हस्बैंड का जो मित्र होता है, फ्रेंड होता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में काम करता है और वो उसको घर पर मतलब अपने घर पे आता है, वो उसको कुछ पैसा देते हैं कि जाकर बैंक में जमा कर देना। क्या करता है कि वो बैंक में पैसा जमा नहीं करता है और ना उनको कोई रसीद देता है, कोई भी उनको ऐसा कोई भी पर्ची नहीं देता जिससे पता चल सके कि पैसा बैंक में जमा हो गया। पहले के टाइम में कोई मोबाइल पे SMS तो आता नहीं था कि हम लोग जान जाए कि पैसा जमा हुआ या नहीं जमा हुआ। अब जो श्यामा देवी है वो बैंक के ऊपर केस कर देती हैं कि मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए और ये डिसीजन देती है कि आपने जो उसको पैसा दिया था उसको आपने घर में दिया था, ना कि बैंक में आकर दिया था उसके ड्यूटी टाइम में, और आपने जो उसको पैसा जमा करने के लिए दिया वो उसके गुड फेथ पे दिया, उसके ऊपर आप बिलीव करते थे तब आपने उसको पेमेंट दिया था। वो कोई आपका नौकर नहीं था बल्कि एज अ फ्रेंडशिप आपको दिया था, तो यहाँ पर वो केस खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब एक दूसरा केस है, उसमें मैं बताता हूँ कि कैसे ये जो रिस्पोंडेंट सुपीरियर की जो मैक्सिमम वो कैसे अप्लाई होती है। ये जो केस है वो है गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल वर्सेस महालक्ष्मी का। इस केस में क्या होता है कि एक स्कूल होता है, उसमें बच्चे पढ़ते हैं और वहाँ की जो आया होती है वो उनसे कहती है कि जाओ ऐसा काम करो कि डिब्बे ले जाओ और साइकिल्स पे मतलब पानी भर के साइकिल पे डिब्बे रख के ले आओ तुम लोग, क्योंकि पूरा डब्बा भर जाएगा तो तुम लोग उठा नहीं पाओगे, तो साइकिल पर अपने साइकिल पे ले जाओ और साइकिल पे लेकर चले आना। इत्तेफाक की क्या बात होती है कि जो आया ये उन लोगों से कहती है, उसके बाद जब उन लोग डिब्बे भर लेते हैं, पानी भर लेते हैं उसमें, उसके बाद जब कैरियर को खींचते हैं डिब्बा लगाने के लिए तो वहाँ पर जो उसका कैरियर की जो स्प्रिंग होती है वो छिटक जाती है, मतलब कि वहाँ से टूट जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है कि उसके बच्चे के आँख में लग जाती है, उसकी आँख फूट जाती है, वो ब्लाइंड हो जाता है। फिर ये केस होता है, तो इस केस में कौन जिम्मेदार होगा? क्या आया जिम्मेदार होगी या वो बच्चा जिम्मेदार होगा? वो दोनों ही जिम्मेदार नहीं होंगे। इस केस में जो स्कूल की जो मैनेजमेंट होगी वो जिम्मेदार होगी, क्योंकि अगर वहाँ पर नल होता, वहाँ पर जो है सारी चीज़ें होती तो उन लोगों को पानी लेने जाना नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो स्कूल का प्रशासन है, वही जिम्मेदार है और वही दोषी ठहराया गया। वहाँ पर ये लाइबिलिटी मतलब कि ये जो मैक्सिम है, ये जो रूल है उसको अप्लाई किया गया कि रिस्पोंडेंट सुपीरियर
विद्यालय का जो प्रशासन है, स्कूल का जो प्रशासन है, वही इस चीज के लिए जिम्मेदार होगा, क्योंकि ये ड्यूटी पीरियड में हुआ और ये विद्यालय की जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के लिए पानी अरेंज करें। अब जो हम लोगों की फिफ्थ मैक्सिम है वो है इग्नोरेंशिया फेसिट एक्सक्यूसाइड। इसको आईपीसी के सेक्शन 76 में बताया गया है। इसका मतलब होता है कि तथ्य की भूल क्षम्य है, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने फ्रेंड के घर गए हैं और उसके पास आपकी तरह सेम लैपटॉप था और आप अपना भी लैपटॉप ले गए थे साथ में। वहां पर क्या होता है कि आपका लैपटॉप चेंज हो जाता है, आप गलती से उसका लैपटॉप ले आते हैं, या ये चीज़ भी हो सकता है कि आपका पेन और उसका पेन सेम था, आप गलती से उसका पेन ले आते हैं, उठा लाते हैं। तो वहाँ पर वो जो रखा जाएगा वो रखा जाएगा मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। वहाँ पर क्या हुआ कि वहाँ पर जो तथ्य की भूल है, तथ्य की भूल है कि दोनों चीज़ें सेम थी। मान लीजिए कोई आपके एरिया में कोई बंदा चोरी करता, कोई पर्सन चोरी करता, उसका नाम और आपके कोई फ्रेंड का नाम उसी एरिया में रह रहा हो, सेम हो, और गलती से पुलिस उसके बजाय आपके फ्रेंड को पकड़ ले, भाई फेस से तो पहचानती नहीं है, तो वहां पर भी इसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब जो हम लोगों की सिक्स्थ मैक्सिम है वो है इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूसाइड। इसके बारे में आईपीसी के सेक्शन 79 में बताया गया है। क्या बताया गया है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। आप कभी भी लॉ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं, जिस दिन भी कोई रूल नया बनता है, लेजिस्लेटिव बनाती है उसको, और जब भी उसके ऊपर जिस दिन भी प्रेसिडेंट साइन कर देता है और उसको इन्फोर्सेबल कर दिया जाता है, उसके बाद आप ये नहीं बोल सकते कि मुझे इस रूल्स के बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू और पेपर के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू हर तरीके से गवर्नमेंट उस रूल को फैलाती है कि लोगों को इस बारे में जान जाए। एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया के अंदर लाल चंदन की तस्करी बैन है। अभी रिसेंट में एक मूवी आई है पुष्पा, उसमें आपने देखा होगा कि हीरो जो है चंदन की तस्करी करता है। अब अगर वो पकड़ जाए और अगर ये बोले कि मुझे ये पता नहीं था या मुझे रूल नहीं पता था कि जो है यहाँ पर बैन है लाल चंदन की तस्करी, तो वहाँ पर इग्नोरेंस ऑफ लॉ हो जाएगा, तो वहाँ पर वो पनिशेबल होगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है। या भारत के अंदर बाहर से सोना लाना बैन है, इसके ऊपर अगर कोई पकड़ जाता है एयरपोर्ट पे, तो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर बैन है। जिस चीज़ पे गवर्नमेंट ने रोक लगा रखी है कि उस चीज़ को आप अवैध तरीके से वो काम नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से और समझ आता हूँ, बिल्कुल भी आपके समझ में आ जाएगा। जैसे कोई किसी का मर्डर करता है तो फिर 302 लगता है उसके ऊपर, प्रयास करता है तो 307 लगता है। अब अगर वो मर्डर करने के बाद ये बोले कि मुझे नहीं पता था कि इसका मर्डर करने पे हमें इतनी लंबी सजा हो जाएगी, हमको आजीवन कारावास भी हो सकता है, हम तो समझे थे 2-4 महीने की सजा होती है। अगर उसको इतनी भी नॉलेज है कि ये जो मैं एक्ट करूंगा ये पनिशेबल होगा जरा सा भी, भले उसमें 500 रुपए का जुर्माना ही क्यों ना हो, तो उसको इग्नोरेंस ऑफ लॉ की कैटेगरी में रखा जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितनी भी मैक्सिम मैंने अभी तक बताई है उसको समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कुछ डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको कंप्लीट करूंगा। और जल्द ही इसी चैनल पर आपको केस से रिलेटेड एक वीडियो मैं डालूंगा, जिसमें बहुत सारे केस मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा। मैं ये भी बताऊंगा कि वो कहाँ पर आपको लिखना है, किस जगह पर लिखना है, और आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, किस तरीके से एलएलबी का पेपर लिखा जाता है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां पर जाकर आप उसको देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन, जय हिंद।